इस वीडियो में हम लोग ईमेल स्टाइल शीट के बारे में जानेंगे, उसका की पॉइंट्स, उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या गाइडलाइंस उसमें फॉलो करता है, उसका बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और पीडीएफ चैनल का लिंक मेरा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं। ईमेल स्टाइल बेसिकली होता है कि वो एक फॉर्मेटिंग और साइटेशन गाइडलाइंस होता है। किसके द्वारा जारी किया गया? एमएलए द्वारा। एमएलए का फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। बेसिकली ये जो गाइडलाइंस है ये ह्यूमैनिटीज़ का स्टडी में यूज़ किया जाता है, जैसे कल्चरल स्टडीज़, लैंग्वेज, लिटरेचर, इन सब से रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर लिखा जाता है ना, उनमें ज़्यादातर एमएलए का यूज़ किया जाता है। यानी एमएलए का द्वारा जारी किया हुआ फॉर्मेटिंग और साइटेशन गाइडलाइंस, यानी कैसे आपको साइटेशन करना है, किसको बोल्ड करना है, किसको अंडरलाइन करना है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कितना लाइन स्पेसिंग देना है, कितना मार्जिन रखना है, इन सारे गाइडलाइंस को एकत्रित करके उसको एमएलए स्टाइल कहा जाता है। अब ये की फीचर ऑफ एमएलए स्टाइल को जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको पता रहना अगर आप एमएलए स्टाइल में फॉर्मेटिंग करने वाले हो अपना रिसर्च पेपर। सबसे पहले फॉन्ट एंड स्पेसिंग के बारे में ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है। फॉन्ट आपको कौन सा यूज़ करना है? टाइम्स न्यू रोमन 12 पॉइंट वाला। लाइन स्पेसिंग आपको थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट डबल स्पेस यूज करना है, अगर आपका इंस्टीट्यूशन ने कोई अदरवाइज गाइडलाइन नहीं दिया तो। ये बहुत ध्यान रखिएगा, पूरा थ्रू आउट आपको डबल स्पेस करना है, कोई भी इसमें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। और मार्जिन आपको हर पेज में, मतलब जो भी पेज आप फॉर्मेट करने वाले हो, हर पेज में आपको 1 इंच ऑन ऑल साइड्स, ऊपर नीचे आगे पीछे 1 इंच करके छोड़ना है। नेक्स्ट आ जाता है हेडर एंड टाइटल। ध्यान रखिएगा, एमएलए स्टाइल फॉर्मेटिंग रिसर्च पेपर में टाइटल पेज का कोई कंसेप्ट नहीं है। उसमें एक 4 लाइन का हेडर आता है लेफ्ट में और पेज मार्कर आता है राइट में। अब 4 लाइन का हेडर में क्या क्या आप लिखेंगे? सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको लिखना पड़ेगा क्या? पहले आपका खुद का नाम, फिर आपका इंस्ट्रक्टर का नाम, फिर कोर्स जो भी, जैसे इंग्लिश ML 302, जो भी इंग्लिश आपका मतलब कोर्स कोड होगा वो लिखना है। और फिर डेट लिखना है। डेट में एब्रीविएशन नहीं करना है, जनरली जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है डेट का, जैसे डे मंथ ईयर, वही करना है। जैसे मान लीजिए 12 जनवरी 2025, तो आप 12 जैन 25 ऐसे नहीं लिख सकते, 12 जनवरी 2025 पूरा नॉर्मल लिखना है, बीच में कोई कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन ये सब दिए बगैर। ठीक है। टाइटल जो है वो आपको सेंटर करके लिखना है, कोई उसमें फॉर्मेटिंग नहीं करना, ना उसमें बोल्ड करना है, ना इटैलिसाइज करना है, ना अंडरलाइन करना है, सिंपल सा टाइटल रखना है सेंटर करके। और हर पेज में जो पेज नंबर है और आपका लास्ट नेम है उसको ऊपर, मतलब टॉप राइट कॉर्नर में लिखना है। जैसे हर पेज में टॉप राइट कॉर्नर, मान लीजिए आपका नाम है शरद बोस, तो ऊपर में दाहिना तरफ कॉर्नर में आपको लिखना पड़ेगा बोस, फिर लिखना पड़ेगा 1 अगर पेज नंबर 1 है, फिर पेज नंबर 3 में आपको लिखना पड़ेगा बोस 3, पेज नंबर 10 में लिखना पड़ेगा बोस 10। इस तरीके से थ्रू आउट आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है इन टेक्स्ट साइटेशन के बारे। इन टेक्स्ट साइटेशन मतलब होता है कि जब आप कोई रिसर्च पेपर में कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसका बीच बीच में अगर आपको कुछ साइटेशन करने का दरकार पड़ जाए, उसको इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई लाइन लिख रहे हैं, उसमें आपको कोई ऑथर का लिखा हुआ कोई एक चीज़ को रेफरेंस करने का दरकार पड़ गया। ठीक है। वो लाइन के बीच में कोई आप फ्रेज यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर वो इंटेक्स साइटेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले जिस ऑथर का आप साइट कर रहे हो उनका लास्ट नेम देना पड़ेगा, उसका बाद एक स्पेस दे करके जो पेज नंबर है वो पेज नंबर देना पड़ेगा। वो दोनों का बीच में कोई कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन मार्क कुछ नहीं रहेगा। जैसे शेक्सपियर का लिखा हुआ कोई वर्क का अगर आप 45वां नंबर पेज से कुछ साइट कर रहे हो तो आपको ब्रैकेट देना है, लिखना है लास्ट नेम दैट इज शेक्सपियर, एक स्पेस देना है, फिर पेज नंबर 45 तो 45 लिखना है, इस तरीके का। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अगर वही सेम ऑथर का फिर से आपको साइटेशन करने का दरकार पड़े तो फिर लास्ट नेम आपको रिपीट नहीं करना है, जस्ट आपको पेज नंबर लिख देना है पैरेंथेसिस के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी आप वही ऑथर का एक बार साइटेशन कर चुके हो, नेक्स्ट फिर से कर रहे हो तो रिपीट करने का दरकार नहीं, नाम जस्ट पेज नंबर लिख दीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आप पैराग्राफ चेंज कीजिएगा या फिर कोई डिफरेंट रेफरेंस लीजिएगा तब आपको दोबारा ऑथर का नाम लिखना पड़ेगा। अदरवाइज सेम कंटेक्स्ट में लिख रहे हो, सेम पैराग्राफ में लिख रहे हो तो कोई दरकार नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोई भी पब्लिश्ड वर्क का नाम अगर आप अपना रिसर्च पेपर में उल्लेख कर रहे हो, जैसे कोई बुक्स का, कोई मैगजीन का, कोई फिल्म का, इस तरीके का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इटैलिक्स में उसको लिखना है। और अगर आप कोई छोटा वर्क है, जैसे शॉर्ट स्टोरी हो गया, पोएम हो गया, सॉन्ग हो गया, इस तरीके का यूज़ कर रहे हो तो उसको आपको ना इटैलिसाइज करना है ना बोल्ड करना है, जस्ट उसको नॉर्मल जो प्रिस्क्राइब फॉन्ट है उसमें इन्वर्टेड कॉमा यानी कोटेशन मार्क के अंदर रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ।
Scene here makes the use of Macbeth in the way nobody has even imagined before. Alongside his clever insertion of excerpts from the Good Morrow are more than praiseworthy. तो यहाँ पे दो यूज़ किया गया है साइटेशन तो नहीं मतलब रेफरेंस। एक मैकबेथ, मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक ट्रेजेडी, एक पब्लिश बुक है, तो इसलिए मैकबेथ को इटालिसाइज कर दिया गया है। और गुड मॉरो जॉन डन का लिखा हुआ एक पोएम है, क्योंकि वो पोएम है इसलिए उसको कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया गया, बस कोटेशन मार्क के अंदर डाल दिया गया है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है वर्क साइटेड पेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमएलए स्टाइल में वर्क साइटेड पेज में अगर आप कोई गड़बड़ी कर दिए तो सबसे बड़ा गड़बड़ी आप कर दिए। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा और जब लिखिएगा भी तो भी इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वर्क साइटेड वाला जो पेज है उसका टाइटल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, वर्क साइटेड, सेंटर अलाइन करके लिखना पड़ेगा, कोई फॉर्मेटिंग ना, कोई बोल्ड ना, कोई अंडरलाइन ना, कोई इटैलिक्स। ठीक जैसे टाइटल को लिखे थे है ना सेंटर में करके, सेम वर्क साइटेड को भी सेंटर में करके नो फॉर्मेटिंग के साथ लिखना है। अच्छा, अब आप वर्ड्स को साइट करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम देना पड़ेगा, उसके बाद एक कॉमा, फिर ऑथर का फर्स्ट नेम, उसके बाद एक स्पेस देके कोलन, उसके बाद जो ऑथर का लिखा हुआ किताब है या जो भी उसका उनका लिखा हुआ वर्क है उसका टाइटल को इटैलिसाइज में देना पड़ेगा, फिर कौन सा पब्लिकेशन हाउस से वो हुआ था, पब्लिशर, उसका नाम, देन है ईयर, कौन सा ईयर में वो पब्लिश हुआ। ये है पूरा फॉर्मेट। और आप सजाएंगे कैसे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है ऑथर का लास्ट नेम से। मान लीजिए आपने वर्क साइटेड में 5 या 6, मान लीजिए 6 किताबों का नाम आपने वर्क साइटेड में देना है। अब उन 6 किताबों का जो ऑथर होंगे उनका जो लास्ट नेम होगा उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हिसाब से आप करेंगे। मान लीजिए एक ऑथर का नाम है एडम्स, एक ऑथर का लास्ट नेम है एडम्स, एक ऑथर का लास्ट नेम है स्मिथ, तो पहले आप एडम को दोगे, उसके बाद आप स्मिथ को दोगे। इस हिसाब से आपको फॉलो करना है, क्रोनोलॉजी इस हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ शो करता हूँ। एल ग्लैडली बेकर और भी कुछ को ऑथर का लिखा हुआ एक किताब है, सेंचुरी ऑफ सर्विस, द फर्स्ट 100 ईयर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये पूरा है टाइटल, फेडरल गवर्नमेंट से के द्वारा वो पब्लिश किया गया था, 1996 में ये पब्लिश हुआ था। तो इसे को कैसे लिखा गया देखिए, पहले जो लास्ट नेम है बेकर उसको लिखा गया, फिर कॉमा दिया गया, फिर ग्लैडिस एल ये उनका फर्स्ट नेम है तो वो लिखा गया, फिर एट ऑल लिखा गया। ये एट ऑल क्यों लिखाता है, जब अगर कोई पब्लिश्ड वर्क का 3 या उससे भी ज़्यादा ऑथर होते हैं तो सबको आपको मेंशन करने का दरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको पहला ऑथर को मेंशन करना है, मतलब फॉर्मेटेड में लास्ट नेम फर्स्ट नेम, उसके बाद सिर्फ लास्ट ऑथर का फर्स्ट ऑथर का डिटेल मेंशन करना है, उसके बाद एट ऑल लिख देना है। इसी से आदमी समझ जाएगा कि ये इनको छोड़ के भी और भी 2 या उससे भी ज़्यादा को ऑथर्स है। ठीक है, उसके बाद जो मेन टाइटल है उसको आप इटैलिक्स में लिख दिए, उसके बाद जो पब्लिकेशन हाउस है फेडरल गवर्नमेंट उसको लिखे, और उसके बाद कॉमा देके जैसे मैंने बोला था पब्लिकेशन ईयर 1996। अब एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि फेडरल गवर्नमेंट एक पैरेंथेसिस एक ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट आपको नहीं देना है, लेकिन ब्रैकेट मैंने इस केस में क्यों दिया है, जब अगर कोई प्रिंट वर्जन में क्लियरली पब्लिशर्स का नाम मेंशन किया हुआ नहीं रहे, लेकिन आपको भाई कोई और सोर्स पता चले कि हाँ भाई यही पब्लिशर है, तब आपको पैरेंथेसिस देना है, ब्रैकेट देना है। अगर उस प्रिंट वर्जन में मेंशन किया हुआ रहता कि पब्लिश्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, तब आपको ये ब्रैकेट देने का दरकार नहीं पड़ता, विदाउट ब्रैकेट ऐसे ही लिख देते तो भी चल जाता। आखिरी पॉइंट आता है ऑनलाइन साइटेशन। एमएलए का अनुसार अगर आप कोई ऑनलाइन कोई यूआरएल कोई वेबसाइट से भी अपना मतलब तथ्य ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा, साइटेशन तो देना पड़ेगा उसका। तो उस ऑनलाइन सोर्स का जो टाइटल है, यानी जो भी आप वेब पेज पढ़े हो, जो भी आप आर्टिकल पढ़े, उसका जो टाइटल होगा वो टाइटल को आप कोटेशन मार्क के अंदर डालोगे। टाइटल को कोई फॉर्मेटिंग बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक्स कुछ नहीं करोगे, नॉर्मल सिंपल प्रिस्क्राइब फॉन्ट में इन कोटेशन मार्क के अंदर डालना है। उसके बाद जो उस सोर्स का राइटर है या जिस चीज़ में, जिस पब्लिशर में, जिस डोमेन में वो कंटेन करता है, या उसका पब्लिशर जो है कुछ ना कुछ नाम तो रहेगा, उसको आपको क्या करना है, उसको इटैलिक्स में लिखना है, फिर एक कॉमा देना है, उसके बाद पब्लिकेशन डेट देना है। इसमें अलग से कोई प्रिंट जैसा पब्लिशर हाउस तो अलग से रहता नहीं, जो भी पब्लिशर या क्रिएटर रहता है उसका तो आप इटैलिक्स में दे ही रहे हो, इसलिए उसके बाद जस्ट कॉमा देके डायरेक्ट पब्लिशर डेट देना है। उसके बाद यूआरएल देना है। यूआरएल में वो जो http डबल फ्रंट स्लैश रहता है ना, वो आपको मिटा देना है, वो नहीं देना है। बाकी का पूरा यूआरएल देना है और आखिर में आपको एक्सेस डेट देना है। देखिए एक्सेस डेट देना बहुत ज़्यादा मतलब एकदम मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड है, ये दोगे तो बेहतर होगा। क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट का क्या होता है कि कभी कभी उसको एडिट किया जाता है, कभी कभी उसको रिमूव किया जाता है, कभी कभी उसको कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से अनअवेलेबल कर दिया जाता है। तो एक्सेस डेट अगर दोगे तो आपको क्लैरिटी मेंशन रहेगा, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगा, तो दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, मॉरल लैंड ग्रांट एक्ट ऑफ 1862, तो ये था उस आर्टिकल का टाइटल, इसलिए इसको विदाउट एनी फॉर्मेटिंग डबल कोटेशन मार्क का अंदर रखा गया है।
फिर नेक्स्ट क्या है कि प्रे रिव्यू A&M इस पब्लिशर के द्वारा या इस नाम का कंटेनर का अंदर ये आर्टिकल पाया गया था, तो उसको प्रे रिव्यू A&M को इटैलिसाइज कर दिया। 2003 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, तो 2003 कॉमा देके लिख दिया गया। और फिर उसका जो URL है, URL को पूरा विदाउट एनी फॉर्मेटिंग लिख दिया गया। HTTP वाला पोर्शन हटा करके बाकी www से लेकर के आखिरी में जो भी है उसको पूरा लिख दिया गया। फिर एक्सेस्ड ऑन 6 दिसंबर 2008, किस मतलब एग्जैक्टली डेट ने आपने एक्सेस किया था वो भी आपने दे दिया। तो ये हो गया पूरा फॉर्मेटिंग। तो इसी तरीके से पूरा MLS स्टाइल आपको फॉलो करना है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट कोई वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना के भेज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।